हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग का क्या चल रहा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो मैं आपको एक समरी दे दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या देखे हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखे थे कि आपका एल्किल हैलाइड होता क्या है। ठीक, एल्किल हैलाइड क्या होता है, इसका हम लोग प्रिपरेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, एंड इसका क्लासिफिकेशन जो भी रहता है ना, इसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूरा कुछ को हम लोग डील किए थे। देन देखे थे एरिल हैलाइड कि एरिल हैलाइड होता क्या है। इसके बाद हम लोग देखे थे फिनोल्स के बारे में। हम लोग का क्या था? फिनोल्स के बारे में। फिनोल होता क्या है, किस कंपाउंड को फिनोल बोला जाता है, उसका नोमेनक्लेचर वगैरह। देन एल्कोहल आया था हम लोग का, एल्कोहल्स। ठीक, सॉरी, एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स में हम लोग 3 टाइप देखे थे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है आपका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक। इसका पूरा हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे। देन एल्डिहाइड क्या होता है आपका, एल्डिहाइड को कौन से ग्रुप को बोलते हैं। इसके बाद देखे थे हम लोग कीटोन। और आज हम देखने वाले थे आज हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आपका होता क्या है। तो इसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। इससे पहले इस सब का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही इजी वेज पे। ठीक है, कंप्लीट नोट मिला होगा आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कंप्लीट नोट विथ स्ट्रक्चर मिलने वाला है आपको ना। तो यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन एंड फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रकार का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, जिसके पास आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है आपका COOH होता है। ठीक, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका मेन है, ये CO जो है ना आपका मेन है। इसके साथ आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच हो सकते हैं, सॉरी आप बोल सकते हैं एल्किल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, कितनों भी अटैच हो सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, ये आपका माइनस शो किया है ना इधर, ये किसी बॉन्डिंग को शो कर रहा है कि इधर आपका कोई भी एल्किल ग्रुप आ सकता है। ठीक, इसीलिए आपका ओवरऑल यहाँ पर वैसे ही दिखाया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? COOH। जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आता है, एंड यहाँ पर आपका OH, ये आपका मेन स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको याद रखिएगा बस। ठीक, यहाँ पर इसको कैसे किसके लिए शो करा है, इसका मतलब इसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा इधर। ठीक, जो ओवरऑल आपका जनरल फार्मूला ऐसे लिखाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं R की जगह पे CH3, क्योंकि R आपका एल्किल ग्रुप होता है, एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड OH। ठीक, इतना समझ गए। आपका ये ही मेन स्ट्रक्चर है। मेन स्ट्रक्चर ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड है। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसको एसिटिक एसिड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 है। ठीक, अब बात करते हैं द कार्बोनिल ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ। यहाँ पर आपका 2 कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहा है आपका, एक OH के साथ, एक कार्बन के साथ। तो 1 कार्बोनिल ग्रुप आपका CO डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर 2 कार्बोनिल देखने को मिला, एक इसके साथ देखने को मिला। 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिला, जिसको OH के रूप में लिखा गया है। बोथ आर अटैच टू द सेम कार्बन, जो दोनों एक ही अटैच कार्बन, सॉरी एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, दोनों ग्रुप जो होते हैं। इतना तक समझ गए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर की, इसकी क्या क्या नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कॉन्टेनिंग CH ग्रुप। आपको फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले कार्बन चेन कितना लंबा है, कि किधर से आपका सबसे लॉन्ग टाइप पड़ रहा है, उसको आपको क्या करना है? चयन करना होता है। ठीक, जिधर से आपका COOH ग्रुप जुड़ा होता है, कॉन्टेनिंग COH ग्रुप। इसके बाद रिप्लेस सुफिक्स ई, जहाँ पर बात करें हम लोग एल्केन की। ठीक, एल्केन की बात करें, जहाँ पर आपका एल्केन है, जैसे कोई सा भी का सॉरी बोल सकते हैं कि आप कोई सा भी एल्किल ग्रुप है, जैसे आपका हो गया प्रोपेन, प्रोपेन है। तो लास्ट में जो आपका सुफिक्स होता है ई होता है, उसको हटाकर हम उसके जगह पे ओइक एसिड ऐड करते हैं। किसके लिए? इसके लिए। तो यहाँ पर प्रोपेन है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, इसको ऐड करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टार्ट फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑलवेज कार्बन 1। यहाँ पर आपका जो कार्बोनिल कार्बन है COH है, तो उसको हम 1 पोजीशन देते हैं, या इसको भी कार्बन की श्रृंखला में हम लोग ऐड करते हैं, बोल सकते हैं।
ठीक, इसको भी हम लोग कार्बन की श्रृंखला में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यदि बात करें हम इसकी आईपीएसी नेम की, तो आपका एक दो एग्जांपल है, जैसे हो गया आपका CHCOOH, इसको हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। मतलब सिंगल कार्बन की चेन, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन शब्द बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर HCOOH है, तो यहाँ पर कार्बन की चेन कितनी है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथेनोइक एसिड। सेकेंड कार्बन, जब दो कार्बन हम वो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। ठीक, इसको हम बोल लिख सकते हैं C2H5, ये आपका क्या है, एथिल है। ठीक, एथिल है आपका। तो यहाँ पर आपका दो कार्बन की चेन देखने को मिली हम लोग को। इसको आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो CH3COOH को कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का CH3 कार्बन ऑक्सीजन OH, ये हो गया हमको सेकेंड नंबर का कार्बन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। ठीक, इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH, आपका दोनों स्ट्रक्चर सेम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितनी है आपकी, 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, इसी प्रकार यदि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजीन के साथ जुड़ा है तो हम क्या बोले थे, पहले तो हम लिखते हैं बेंजीन। ठीक, इन बेंजीन, तो ई को हटाकर यहाँ पर हम ओइक एसिड डाल देते हैं, बेंजोनोइक एसिड, आपका ओवरऑल यही आता है। तो एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर यही है। देखिए, अब ये हो गया हम लोग का नॉर्मल सा नोमेनक्लेचर। ठीक, अब इसका कॉमन नेम की बात करें हम लोग कि कॉमन नेम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो बेस्ड ऑन नेचुरल ऑफ सोर्स, अब कहाँ कहाँ सोर्स मिलता है उसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। फर्स्ट हो गया आपका जैसे फार्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एथेनोइक एसिड बोले थे इसको हम फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं। तो फॉर्मिक एसिड आपका कॉमन नेम होता है। ठीक, एथेनोइक एसिड इसका आईपीएसी नेम होता है, आईपीएसी नेम होता है। इसके बाद ये कहाँ पर मिलता है आपका, एंट में। एंट जैसे जब भी चींटियाँ काटती हैं तो वहाँ पर कौन सा एसिड रिलीज होता है, आपका फॉर्मिक एसिड, इसको याद रखिएगा ना, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रह सकता है। इसके बाद दूसरा होगा एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या बोले, एथेनोइक एसिड बोले थे, तो एसिटिक एसिड ये आपके विनेगर से प्राप्त होता है। बेंजोइक एसिड आपके गम बेंजोइन से आपका प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की, इसकी कि क्या क्या इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हो सकती है। तो फर्स्ट हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम फर्स्ट हो गया हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम लोग नॉर्मल से एग्जांपल देखे थे किसका, किसी भी बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड का देखे तो हम लोग CH3COOH ऐसे देखे थे। ठीक, तो आपको जब भी हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की फाइंड आउट करना है, ठीक, हम लोग को किसका करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर इस कार्बन का जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको काउंट करने के लिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। ठीक, यदि आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका sp2 संकरण होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका sp3 संकरण होगा। ठीक, 4 से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमेशा कार्बन 4 ही बंद बनाता है, इतना याद रखिएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो वहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। इतना समझ गए। अब समझिए इस कार्बन के पास ऐसे बॉन्डिंग है, ऐसे। ठीक, इधर आपका कोई R ग्रुप है, हम लोग को फाइंड आउट करना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 सिग्मा, और हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हम लोग का पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आपका ए हो गया, समझ लीजिए सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हुआ, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन का जो आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके कारण इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका प्लेनर होता है। प्लेनर होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से प्लेनर होता है। ठीक, या तो नॉर्मल होता ना तो इसका ट्राइगोनल होता, आपका त्रिकोणीय होता। इतना समझ गए। अब बात करते हैं रेजोनेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन। अब यहाँ पर इसकी रेजोनेंस की बात करें तो यह हो गया हम लोग का ROH। ठीक, ये आपका रेजोनेंस ठीक स्ट्रक्चर में कैसे आ सकता है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा,
आपका कोई सा भी समझिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हो गया CH3COOH, ऐसे हम लोग का कंपाउंड। सपोज कीजिए यहाँ से हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का जो OH बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इस OH बॉन्ड को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ से। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इसकी वजह से इसके ऊपर आता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर आता है आपका नेगेटिव चार्ज। समझ गए? नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन लिखाएगा CH3 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड ये आपका प्लस चार्ज के रूप में H+ के रूप में बाहर निकल गया। समझ गए इतना? जैसे ही H+ के रूप में बाहर निकलता है तो ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आ जाता है। जो कैसे आता है ये आपका, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पर से, ये आपका जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अपना नेगेटिव चार्ज को कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है यहाँ पर। ठीक, जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड में कन्वर्ट करता है तो आपका कार्बन जो होता है हमेशा 4 बॉन्ड फाइंड आउट करता है। यहाँ पर पहले कार्बन हम लोग का ऐसे था, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज R, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो आप कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड हो गया। तो अब क्या करता है, यहाँ का पाई बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया आपका क्या? नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग को रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिला ना। फिर से आपका चाहेगा तो नेगेटिव चार्ज में इधर कन्वर्ट हो सकता है, देन इस पाई बॉन्ड को तोड़ के फिर से नेगेटिव चार्ज में यहाँ कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलता है। रेजोनेंस आपका क्या होता है, जहाँ पर आपका पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता होगा, माइनस चार्ज से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना या पाई बॉन्ड से माइनस चार्ज में कन्वर्ट होना, आपका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज द कॉन्जुगेशन बेस। इसके वजह से आपके कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है आपका पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन, मतलब पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट होना। तो इसी वजह से ये आपका रेजोनेंस स्टेबल होता है। किसके वजह से? फॉर एसिडिटी। एसिडिटी मतलब H+ जो बाहर निकल रहा है ना वो आपकी एसिडिटी है। किसके वजह से आपको पॉसिबल हुआ? H+ जो आयन निकला हम लोग का वो आपका मोर एसिडिक होगा, इसकी वजह से इसका स्टेबलाइजेशन हम लोग को, या बोल सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हम लोग को शो होने के लिए दिखता है। ठीक, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हो गया हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हम लोग 2 स्ट्रक्चर समझ गए कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इतना तक क्लियर ही हो गया। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट होता है आपका लोअर मेंबर लिक्विड। ये आपका क्या होता है, आपका एक आपका लो लिक्विड होता है। हायर मेंबर सॉलिड, मतलब ये आपका जो आपके जैसे लोअर मेंबर बोल सकते हैं, जब इसके साथ छोटे ग्रुप जुड़े होंगे तो आपके लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, लेकिन जब ये आपके बड़े ग्रुप के साथ देखने को मिलते हैं तो आपके सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वेरी हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडर डाइमर फॉर्मेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखने को मिला? आपका OH ग्रुप तो है ना, एक ऐसे OH है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिला, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाले एटम जब अटैच होते तो वहाँ पर आपका ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो आपका जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसकी वजह से हम लोग को क्या डाइमर देखने को मिलता है। तो डाइमर का स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, R2R, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर CH3COOH, या इसी को लिख सकते हैं आप, यार इसको 2 टाइम लिख दीजिए बस, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइए। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर एसिड कार्बन C1 एंड C2 आर सोल्यूबल इन वाटर। लोअर एसिड की बात कर रहा, मतलब आपके जैसे मैं बताया ना कम ग्रुप होंगे ना तो वो आपके वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे, जैसे कार्बन की चेन ज़्यादा ना होगी उसमें तब। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज कार्बन चेन। अब मैं उसी की बात कर रहा है, जैसे ही कार्बन चेन यहाँ पास बढ़ता है, जैसे हम लोग की कार्बन चेन जैसे हो गया हम लोग का CH3 CH2 COOH, ऐसा कंपाउंड है तो आपका वाटर में सोल्यूबल होगा। लेकिन जैसे ही आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, COOH हो गया, 3 कार्बन चेन आने से इसकी सोल्यूबिलिटी थोड़ा सा डिक्रीज होने लगती है, मतलब थोड़ा कम घुलेगा इसकी अपेक्षा में। तो जितना कम कार्बन चेन उसकी सोल्यूबल वाटर में उतना ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसको भी समझ गए। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो लो एसिड लोअर एसिड, वही बोल रहा है आपका लोअर एसिड मतलब
जो आपके कार्बन चेन कम होंगे तो यह शार्प स्मेल करेगा, लेकिन जब हायर एसिड होगा, कार्बन चेन ज़्यादा होगा तो वैक्सी सॉलिड होंगे। वैक्सी सॉलिड का मतलब थोड़ा जेल टाइप से होंगे। जैसे जैसे हम लोग इसको समझे ना अभी कि लंबा कार्बन चेन होने से कम सोल्यूबल होगा, तो आपका गाढ़ापन में आएगा, जेली फॉर्म में आएगा, उसी को यहाँ पर वैक्सी फॉर्म बोला है। इतना समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर एसिडिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं आपको बता दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी कैसे फाउंड करते हैं। जैसे आपका जैसे यहाँ पर हो गया आपका कार्बन, ऑक्सीजन एंड आर ग्रुप। तो जैसे ही आपका ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो H+ के रूप में निकलता है, तो मोर एसिडिक हुआ ना, क्योंकि इजीली तरीके से बाहर निकल सकता है। तो उसी को बोला है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलीज हाइड्रोजन एंड इन द एक्वस सोल्यूशन। जैसे इसको जल में घोलते हैं या पानी के संपर्क में आता है तो क्या करता है, H+ आयन देता है, जो ओवरऑल जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये हो गया एसिटिक एसिड है। जैसे इसको हम तोड़े जल में घोले विथ H2O, ठीक, तो क्या होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन माइनस में टूट जाता है, प्लस H+ बाहर निकल जाता है, तो आपका एसिडिक मीडियम यह हो गया। तो इसके कारण ये आपका क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड कभी पढ़े होंगे। तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जब उसको जैसे ही जल में घोलते हैं तो अपने आयन में पूरी तरीके से नहीं घुलता, मतलब आसानी तरीके से नहीं टूटता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ये आसानी तरीके से घुल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर वीक एसिड उसको नहीं बोलते, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को आगे पीछे कर दिया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं आपके जो जैसे ही उसको वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो क्या होते हैं, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब फास्ट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। वीक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, आसानी तरीके से नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, वीक एसिड है, इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपका हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपना आसानी से OH को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि उसका बॉन्ड डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल की भी बात की है तो वही हो गया हम लोग का अपर वाला ही। इसकी पीके वैल्यू की बात करें तो ये आपका 4.76 होता है। पीके एसिडिक एसिड की बात करें तो रीजन फॉर एसिडिटी की तो क्या होता है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन। यहाँ पर हम लोग को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिला, किसके वजह से, आपका कार्बोक्सिलेट आयन वही होता है आपका O-, इसको हम कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं ना, जिसके वजह से हमको रेजोनेंस देखने को मिला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हमको इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब हो गया आपका H+ को बाहर देखते हुए हम लोग देखे, अभी जाते हुए देखे। ठीक, अब कंपेरिजन विथ एल्कोहल, अब एल्कोहल से क्या कंपेरिजन इसको हम कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आर द स्ट्रोंगर एसिड देन एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किसकी अपेक्षा में, आपका एल्कोहल की अपेक्षा में। ठीक, कार्बोक्सिलेट आयन इज द रेजोनेंस स्टेलाइज, आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो आपका मिला हम लोग को O-, वो आपका रेजोनेंस को स्टेलाइज करता है। ठीक, एल्कोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेलाइज, एल्कोक्साइड आयन मतलब आपका जैसे एल्कोक्साइड को मतलब जैसे कार्बन के ऊपर यदि आपका कोई नेगेटिव चार्ज आता है वो आपके रेजोनेंस को स्टेलाइज नहीं करता है। ठीक, इतना समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट एसिड स्ट्रेंथ, ये आपके सिलेबस में ही है, उसी के आगे। ठीक, तो सब्स्टिट्यूटेंट इफेक्ट एसिडिटी इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर आपके +I प्लस -I इफेक्ट पे डिपेंड करता है इसका इफेक्ट। ठीक, तो फर्स्ट में हो गया हम लोग का, जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो हम -I इफेक्ट को बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक, तो इंक्रीज एसिडिटी बाई स्टेलाइजिंग कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ पर एसिडिटी किसकी वजह से हुआ, आपका कार्बोक्सिलेट आयन किसके वजह से है, आपका एसिडिटी की वजह से, मतलब एसिडिटी H+ आपका हाई हुआ, H+ जल्दी बाहर निकला, जिसकी वजह से हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन देखने को मिला, जो आपका स्टेबल फॉर्म में हुआ। स्टेबल क्यों हुआ, उसके लिए हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे कि वहाँ पर पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन देखने को मिला हम लोग को। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन, नाइट्रो एंड CN, ये आपकी एसिडिटी को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका क्लोरो एसिटिक एसिड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया ये आपका मोर एसिटिक देन एसिटिक एसिड। इस क्लोरो जैसे ये हो गया मोर एसिटिक हुआ, तो इसके वजह से आपका जो क्लोरो एसिटिक हो गया, ये आपका एसिटिक एसिड जो आपका CH3COOH है ना, उससे मोर एसिडिक हुआ है। ठीक, मैं अभी बताया भी आपको। ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड मोर एसिडिक होता है, देन आपका क्लोरोफॉर्म
सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं, डाई क्लोरिक एसिड आपका, इसके बाद आपका CH2Cl, इसके बाद आपका एसिटिक एसिड। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक, याद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, जब आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते हैं तो आपके उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो इससे क्या करता है, डिक्रीज एसिडिटी। प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है, डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है आपका, जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन को उसकी ओर ढकेलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ये उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, साइनाइड हो गया। तो ये आपकी एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ जुड़ा हुआ दिखेगा तो उसकी एसिडिटी सबसे हाई होगी, ठीक। इसी प्रकार जैसे ही आपको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे होगा आपका CH3, ठीक, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो इसको जैसे देखने को मिलेंगे तो इसकी जो आपकी एसिडिटी होती है वो डिक्रीज होती है, कम होती है। जैसे एसिटिक एसिड का आपका फॉर्मिक एसिड से कम होता है, फॉर्मिक एसिड का जो आपका एसिडिटी होता है सबसे हाई होता है। देन आपका किसका होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ फॉर्मिक एसिड जो होता है स्ट्रोंगर देन एसिटिक एसिड। अब इफेक्ट ऑफ पोजीशन, अब इसकी इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट जैसे अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद द डिस्टेंस, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है घटते जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपका वही हुआ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मेथड प्रिपरेशन की, किसका, एसिडिटी की। तो यहाँ पर इसको कैसे मेथड प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जैसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोग को RCOH मिलता है। जब आप ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको इसका मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या रिएजेंट ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं, पोटेशियम क्रोमेट ले सकते हैं, ठीक। ये आपका ऑक्सीडेशन में आपका हेल्पफुल रहता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब पर भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन बस जाके जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक, हाइड्रोजन को बाहर निकला है यहाँ पर। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, जब हम नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब पर भी आपका एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, मैं आपको एक बार समरी दे दूँ। जैसे हम लोग का रिएक्शन है CH3CN प्लस H2O, यही है ना। जब इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवाए हैं, नाइट्राइल से, तो यहाँ से आपका कुछ नहीं हुआ है, NH3 बाहर निकला है, अमोनिया गैस बाहर निकलना है। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन 3 टाइम बाहर निकला, ठीक, हाइड्रोजन आपका 3 टाइम बाहर निकला। तो ओवरऑल आपका हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पर 2 भी है ना, हाँ H2O का है। तो यहाँ पास हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से ऑलरेडी एक नाइट्रोजन बाहर निकला एंड यहाँ से 3 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। तो अब बच कितना गया, 1 ऑक्सीजन बचा। अब ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है आपका, 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 बचा हुआ है इससे। तो हम लोग को बन गया CH3COOH। तो हम लोग को क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओवरऑल यही है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के द्वारा भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम लोग तब पर भी आप एसिडिक एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको 2 ग्रुप देखने को मिलता है, आपका एक अल्कोहल देखने को मिलता है एंड एक आपका एस्टर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या क्या फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो रिएक्ट विथ मेटल्स, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिएक्ट करता है मेटल के साथ, जैसे हो गया हम लोग को COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट सोडियम एसीटेट, मतलब आप मिथाइल सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग को क्या मिलता है, RCOONA, ये आपका बैलेंस किया हुआ है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज भी होता है, ठीक। अब यदि बात करते हैं हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का आपका बेस है। तो देन बेस के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को सेम मॉलिक्यूल मिलता है। जैसे वहाँ पास RCONA मिला था आपका सोडियम एसीटेट
और यहाँ पर H2O रिमूवल भी हुआ है। तो इसको आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यही है हम लोग का। तो आपको पता होगा सोडियम को जब तोड़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो आपका Na+ में टूटेगा एंड OH- में टूटेगा। ठीक, Na+ और OH- में टूटेगा। तो यहाँ से आपका H+ बाहर निकल सकता है H+ के रूप में। तो ये क्या करता है, आपका H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकल गया, -H2O के रूप में कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। अब यहाँ पास माइनस चार्ज बच गया, COO- बचा ना। तो अब प्लस और माइनस को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, सोडियम ऐड करना है। तो आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है CH3COONA। यही समझ गए। ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, आपका सल्फर ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। तब हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन की। तो एस्टेरिफिकेशन में हम लोग फिशर एस्टेरिफिकेशन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एस्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका ना ऐसे नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका, ये भी नहीं होगा, CH3ArCOOH प्लस यहाँ पास हो गया आपका CH3OH। किसके प्रेजेंट में हम लोग करवा रहे हैं, H+ में, H+ के प्रेजेंट में। तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, H2O। यहाँ पास आपका क्या है, अल्कोहल है, और यहाँ पास आपका एसिड है। तो H2O यहाँ पास आपको पता है COO- और H+ के रूप में बाहर निकल सकता है। ठीक, तो ये क्या करता है, आपका एक इसके साथ H2O के रूप में, -H2O के रूप में बाहर निकल गया। अब कुछ नहीं करता है, यहाँ पर CH3COO- है एंड यहाँ पर CH3 बचा हुआ है। तो CH3 आके जुड़ जाता है। तो आपका ओवरऑल बन जाता है आपका एस्टर, जिसको बोलते हैं RCOOR। तो हो गया हम लोग का एस्टर। तो इसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। ठीक, तो एग्जांपल भी समझ गए आप, एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल इथाइल एसीटेट। हम लोग पहले क्या लिए थे, एथेनॉल एसिड, फिर एथेनॉल लिए थे। एथेनॉल लेने के बाद हम लोग को क्या मिला, एथाइल एसीटेट। ठीक, फॉर्मेशन ऑन एमाइड, एमाइड के थ्रू भी आप इसका एमाइड का फॉर्मेशन भी कैसे कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कुछ मत कीजिए, NH3 से रिएक्शन करवा दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ होगा, कुछ आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ से कुछ नहीं हुआ है, आपको पता होगा, ये आपका टूटेगा CH3COO- एंड H+ में टूटेगा ओवरऑल। ठीक, और ये टूटेगा आपका NH3 में, नाइट्रोजन 3 टाइम हाइड्रोजन NH3। तो यहाँ से आपका H2O के रूप में बाहर निकल सकता है। यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर ले लिया, तो ये आपका ओवरऑल आगे -H2O के रूप में बाहर निकल गया। तो अब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन बच गए, NH2 बच गया। यहाँ पास बचा है आपका CH3CO बचा है, एक ऑक्सीजन तो निकल गया। तो ओवरऑल जो लिखा था हम लोग का CH3CONH2। समझ में आ गया। ठीक, अब डीकार्बोक्सिलेशन। अब यदि इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हीटिंग विद द सोडा लाइम। इसको जब डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो हमको एल्किल्स मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया हम लोग का मेथड प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, तो इतना तक समझ गए, ये हो गया हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा चैप्टर। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।